गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर underpinnings of the process of replication, transcription, translation of genetic material। मेनली हम इसमें जो मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं किसकी, रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की और जेनेटिक मटेरियल की। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है आपस में। तो यहाँ देखिए डीएनए का, जब डीएनए की ही कॉपी बनती है तो उसको प्रोसेस को कह रहे हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए से डीएनए भी बनता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे आएगा, वो यहाँ नहीं शो किया हुआ हमने। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो ये जो कंप्लीट रे है प्रोसेस की, इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं तो किस बेसिस पे कह रहे हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, तो हम उसकी बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब देखते जरूर हैं, लेकिन देखने के बाद वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर करें मैक्सिमम। पब्लिक मैंने इसीलिए किया है कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, या जो जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिले। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपस में शेयर जरूर करें। आप व्यू कर रहे हैं चैनल को तो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक करें वीडियोस को और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट की, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने काम किया था इसके ऊपर 1928 में। इन्होंने जो वर्क किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अलग पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसको अंडरलाइन होना चाहिए था, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ, आप लोग अंडरलाइन करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसमें इन्होंने 2 स्ट्रेन यूज किए थे, थर्ड एस और सेकेंड आर। थर्ड एस नाम से हम आगे बात करेंगे। एस नाम से मीन्स स्मूथ कैप, इसका जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का वो स्मूथ है। आर मीन्स रफ, इसका जो कैप्सूल है वो रफ है। एक्सपेरिमेंट क्या था, कैन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेड बैक्टीरियल सेल्स जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म लिविंग सेल्स। क्या डेड बैक्टीरियल सेल्स का कुछ ऐसा पोर्शन है, एक्सट्रैक्ट है, जो जेनेटिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवित कोशिका को ट्रांसफॉर्म कर दे, रूपांतरित कर दे किसी तरीके से। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से लिए थे। एस थर्ड जो लिया था, कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड कोट है इसकी, विरुलेंट है, दैट मीन्स ये निमोनिया कॉज करेगा, निमोनिया कॉजिंग है, और इससे के इन्फेक्शन से ऑर्गेनिज्म की, बटले ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। आर सेकेंड जो है, ओकेशनली अगर इसको म्यूटेट किया जाए एस थर्ड को, तो वो आर सेकेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आर सेकेंड जो स्ट्रेन है, आपस में दोनों स्ट्रेन में रिलेशन क्या है, एस थर्ड को अगर ओकेशनली म्यूटेट किया जाए तो आर सेकेंड में कन्वर्ट हो सकता है। आर सेकेंड क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म है, नॉन विरुलेंट है। नॉन कैप्सूल होने की वजह से, नॉन विरुलेंट होने की वजह से ये निमोनिया भी कॉज नहीं करेगा। सर्वाइवल है, जिसको भी इन्फेक्ट करेगा उसका सर्वाइवल होगा, डेथ नहीं होगी। तो डिजीज कॉजिंग का जो म्यूटेंट फॉर्म है आर सेकेंड, वो सर्वाइवल के लिए है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था, टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया लिया गया, उसको इंजेक्ट किया गया एक माउस में, तो माउस डाइज, ऑटोप्सी हुई उसकी, तो टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया रिकवर हुआ वहां से। टाइप सेकेंड आर बैक्टीरिया लिया गया, इंजेक्ट किया माइस में, माउस जो है वो लिव हो गया, जिंदा था, सर्वाइव कर गया, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड। जबकि टाइप सेकेंड आर इसमें इंजेक्ट किया था, टाइप सेकेंड आर तो एटलीस्ट रिकवर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर जो है डेथ के टाइम जो रिकवरी हुई ब्लड में, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में टाइप एस थर्ड आया था हमारे पास बैक्टीरिया, उसकी ऑटोप्सी में। हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया हमने लिया, यहाँ पे हमने हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया को लिया है, इंजेक्ट किया माइस में, माउस जो है सर्वाइव कर गया, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड। नेक्स्ट जो हमने किया, स्मॉल
जो है अमाउंट में हमने सेकेंड आर लिया और हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया लिया, जबकि हीट किल का हमने देखा ऊपर माइस सर्वाइव कर रहा है, बैक्टीरिया में कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं था, ना सेकेंड एस था, ना सेकेंड आर था, ना ही थर्ड एस था। अब यहाँ पे हमने सेकेंड आर लिया स्मॉल अमाउंट में, हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया लिया है, इंजेक्ट किया माइस में। आफ्टर 5 days माइस डाइज, 5 दिन लगे उसको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और माइस डाइज हो गया, वो नहीं सर्वाइव कर पाया। टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया रिकवर किया, जबकि यहाँ पर देखिए टाइप थर्ड एस रिकवर नहीं होना चाहिए था क्योंकि हीट किल्ड फॉर्म में डाला था, जो कि ऊपर हमारे पास सी में है, लेकिन यहाँ रिकवर हुआ। और सेकेंड आर का कोई ट्रेसेस नहीं है। सेकेंड आर के केस में मैं आपको दिखा दूं, सेकेंड आर बैक्टीरिया जब डाला था तो उस केस में भी माउस सर्वाइव किया था, डाई नहीं हुआ था। यहाँ इसके कंडीशन में माइस जो है डाई हो रहा है हमारा, और बैक्टीरिया में कोई रिकवर नहीं हुआ था। यहाँ कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे सेकेंड आर की प्रेजेंस की वजह बावजूद भी माइस डाई कर रहा है। तो यहाँ हमने जो निकाला कंक्लूजन निकाला वो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा था हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से जो सेकेंड आर है वो कन्वर्ट हो गया लिविंग थर्ड एस बैक्टीरिया फॉर्म में। दीज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर हेरिटेबल, ये इन्फेक्शन जो है हेरिटेबल हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मिलेंगे। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है हमें यहाँ पर, अ सब्सटेंस इन द हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया, जो हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया में सब्सटेंस है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म द टाइप सेकेंड आर बैक्टीरिया इनटू लाइव विरुलेंट टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थर्ड एस था उसने सेकेंड आर को टाइप थर्ड में जो कि विरुलेंट टाइप है उसमें कन्वर्ट कर दिया। पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस जो हम इस एक्सपेरिमेंट से लगा रहे हैं वो क्या है कि हो सकता है नॉट सफिशिएंटली स्टेरिलाइज द टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया, टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया सफिशिएंटली स्टेरिलाइज ना किया गया हो, अच्छे से हीट किल ना किया गया हो। सेकेंड आर बैक्टीरिया हैड म्यूटेड टू एस फॉर्म, हो सकता है सेकेंड आर जो है डायरेक्टली म्यूटेड फॉर्म में चला गया हो एस फॉर्म में। सेकेंड आर बैक्टीरिया हैड ट्रांसफॉर्म्ड एक्वायरिंग द जेनेटिक विरुलेंट ऑफ द डेड टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया, हो सकता है कि सेकेंड आर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया जेनेटिकली विरुलेंट और डेड टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया में। तो कुछ ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। जो क्या हुआ है, सेकेंड आर जो है वो हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया के कुछ जेनेटिकली चेंजेस की वजह से सेकेंड आर जो कन्वर्ट हो गया टाइप थर्ड एस में। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ ने बताया तो था 1928 में, पर उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दोबारा से जो आइडेंटिफाई इन्होंने किया एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी 1944 में। एवरी जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो यहाँ इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो हम बात कर रहे थे कि थर्ड एस जो हीट किल्ड है उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सेकेंड आर कन्वर्ट हो गया थर्ड एस में, लिविंग थर्ड एस में। तो हम ये यहाँ पे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि केमिकल नेचर क्या है उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का जो हमें हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया में मिला। वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो हम वो चीज जानना चाह रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सिर्फ इतना पता करने की कोशिश की है कि हमें उसका केमिकल नेचर पता करना है। टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया लिया उन्होंने उसी को हीट किल किया टू विरुलेंट बैक्टीरिया, यूज हीट टू विरुलेंट बैक्टीरिया, होमोजेनाइज किया, अच्छे से उसको मिक्स किया और फिल्टर किया। टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया का फिल्ट्रेट लिया हमने, ठीक है, फिल्ट्रेट लिया है जो छान कर नीचे वाला जो लिक्विड पोर्शन है डेब्रीज अलग कर दी, नीचे वाला फिल्ट्रेट लिया है। उस फिल्ट्रेट को उन्होंने 3 अलग अलग सैंपल में रख लिया, ठीक है, थर्ड एस फिल्ट्रेट को 3 अलग जगह रखा और अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करवाया, आरएनए से, प्रोटीएज से, डीएनए से। तब देखिए आरएनए से जो ट्रीट करवाया तो आर सेकेंड बैक्टीरिया
आर सेकेंड बैक्टीरिया एज सच उसमें जो है डाला गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने ये थर्ड एस जो है हीट किल किया, उसका फिल्ट्रेट लिया यहाँ पर और आर सेकेंड सभी में डाला गया। रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट जहाँ पे आरएनएस डाला गया था वहां पर देखिए टाइप थर्ड एस और आर सेकेंड बैक्टीरिया रिकवर हुए। जहाँ पे डाला गया था प्रोटीएज वहां पर टाइप थर्ड एस और आर सेकेंड आर बैक्टीरिया रिकवर हुए। और जहां पर डाला गया था डीएनएज वहां पर सिर्फ टाइप सेकेंड आर बैक्टीरिया रिकवर हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट टू में जहां पे आरएनएज और प्रोटीएज डाले गए थे, हम मान सकते हैं कि कल्चर ट्रीटेड विद प्रोटीएज और आरएनएज कंटेन्ड ट्रांसफॉर्म्ड टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया। इसमें थर्ड एस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया था कि हीट किल्ड थर्ड एस में कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हम कह रहे थे कि ये इस मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम इसमें देखेंगे कि बट द कल्चर ट्रीटेड विद डीएनएज डज नॉट कंटेन द टाइप थर्ड एस बैक्टीरिया। यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि डीएनएज एक ऐसा एंजाइम है जिसने उस मटेरियल को ब्रेक डाउन किया। अब डीएनएज उसी को ब्रेक करेगा क्योंकि इसका नाम डीएनएज है, तो डीएनए को ही ब्रेक डाउन किया। बिकॉज ओनली डीएनएज डिस्ट्रॉय द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम बात करने जा रहे हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट है, 1952 में किया गया। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया। T2 फाज लिया गया। T2 फाज जो है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। फाज का जीनोम है जो कि डीएनए है या आरएनए भी हो सकता है। बाकी जितना भी पोर्शन इसमें है दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके अदर पार्ट्स जो हैं वो बैक्टीरिया फाज के प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो शॉर्ट में इसका लाइफ साइकिल देख लें। इस लाइफ साइकिल कैसा है? फाज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट करके अपना जो जीनोम है, रेड कलर का फाज क्रोमोसोम का जीनोम है, यह बैक्टीरिया में इंजेक्ट करेगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ये ब्रेक डाउन करेगा और फाज क्रोमोसोम रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, एक कॉपी अपनी बना लेगा। एक्सप्रेशन ऑफ फाज जीन्स प्रोड्यूसेस फाज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जो फाज जीन की है वो जब रेप्लिकेट कर चुके हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेंगे, तो एक्सप्रेस करते करते वो अपने खुद के प्रोटीन कंपोनेंट्स भी बनाना शुरू कर देंगे और अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। बैक्टीरियल वॉल जो है एंड में लाइसिस करेगी, रिलीजिंग प्रोजेनी फाजेस। एक्सपेरिमेंट क्या है विच, अब देखिए ये तो हमने जो मटेरियल उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था बैक्टीरियोफाज, उसके बारे में बताया था। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, 1952 का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्यों, क्या एम क्या था वो देखिए। विच पार्ट ऑफ द फाज, इट्स डीएनए और इट्स प्रोटीन सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इज ट्रांसमिटेड टू फाज प्रोजेनी। फाज के कौन सा पार्ट, डीएनए या प्रोटीन, जो कि आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे जो है कार्य करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है फाज में, तो वो पता करना है हमें। यहाँ पे देखिए हम फाज ले रहे हैं एक तरफ, जिसका डीएनए जो है अलग कलर से दिखाया गया, रेड कलर से, और इकोलाई है, ठीक है। T2 फाज है, इस क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेकर के यहाँ पे क्या करेंगे, इनफेक्ट इकोलाई ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग S35। हम जो कर रहे हैं इकोलाई को इन्फेक्ट करवा रहे हैं इसी फाज से और उसको ग्रो करवा रहे हैं ऐसे मीडियम में जहाँ पर S35 हो। तो क्या होगा, इकोलाई जो है फाज से इन्फेक्टेड तो हो चुकी है, S35 जो है वो फाज के प्रोटीन में भी आ जाएगा, विच कंटेन्स S बट नॉट P, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया फाज से और इस बार इकोलाई को P32 मीडियम में ग्रो करवाएंगे। P32 जो है फिर फाज डीएनए में आ जाएगा क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता, ठीक है। फाजेस जो है P32 इन्फेक्ट कर लेंगे अनलेबल्ड इकोलाई, यहाँ पर भी अनलेबल्ड है, अभी तक रेडियो एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व नहीं की है। दोनों को जो है शेयर ऑफ करेंगे, ब्लेंडर करेंगे ताकि उनके जो प्रोटीन कोट है वो अलग हो जाए और हमारे पास सिर्फ डीएनए पोर्शन रहे। सेपरेट प्रोटीन्स फ्रॉम सेल्स बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और प्रोटीन्स को सेपरेट कर देंगे, हमारे पास सिर्फ डीएनए पार्ट रहना चाहिए। रिजल्ट में क्या आएगा,
आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन S35 जो है इज रिकवर्ड इन द फ्लूइड कंटेनिंग द वायरस पोर्ट। जो हमने फ्लूइड प्रोटीन्स वाला पार्ट रिमूव किया था उस फ्लूइड पोर्शन में S35 रिकवर हुआ है। यहाँ पे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया फॉर्म अ पैलेट। पैलेट में जहाँ डीएनए रहता है कंटेनिंग P32 इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, यहाँ पर हमें डीएनए में मिला है P32। अब देखिए फाज की रिप्रोडक्शन जब होगी, फाज की रिप्रोडक्शन में हम दोनों को यूज कर रहे हैं, फ्लूइड को भी यूज कर रहे हैं, पैलेट को भी यूज कर रहे हैं। फ्लूइड में प्रोटीन कोट था और पैलेट में डीएनए था। अब देखें कि नो रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इंडिकेटिंग दैट प्रोटीन हैज नॉट बीन ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी फेजेस। नेक्स्ट प्रोजेनी में कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की गई, क्योंकि प्रोटीन तो ऑलरेडी जब इन्फेक्ट करते हैं तो प्रोटीन कोड तो बाहर शेयर ऑफ हो जाता है, बाहर ही गिर जाएगा, वो तो शेड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, प्रोजेनी phages are radioactive indicating that DNA has been transmitted to progeny phases। यहाँ पर प्रोजेनी जो है रेडियो एक्टिविटी शो की जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि प्रोजेनी में जो है डीएनए ट्रांसमिटेड हुआ है। कंक्लूजन, डीएनए नॉट प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें फ्रैंकलिन, कॉनरेड और सिंगर का एक्सपेरिमेंट है। 1956 में किया इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन कॉनरेड सिंगर एक्सपेरिमेंट 1956। एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने लिया, जिसमें इन्होंने कहा कि टोबैको मोज़ेक वायरस का आरएनए या प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि जेनेटिक मटेरियल है या जो आनुवांशिक पदार्थ है और जो आनुवांशिकता के गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके के टोबैको मोज़ेक वायरस लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है टाइप ए, जिसमें कि रेड ही आरएनए है और रेड ही प्रोटीन है। टाइप बी टीएम टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसमें कि ब्लू जो है आरएनए है और ब्लू ही प्रोटीन है। दोनों को डिग्रेड किया गया, डिग्रेड बोथ टाइप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, दोनों को अलग अलग कर दिया, रेड को आरएनए और प्रोटीन दोनों अलग अलग कर दिए गए टू यील्ड आरएनए एंड कोट प्रोटीन्स। दोनों की यील्ड हमने ली इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मिक्स आरएनए ऑफ वन टाइप विद प्रोटीन ऑफ द अदर टाइप। एक का आरएनए लिया तो प्रोटीन दूसरे का लिया। हमने रेड का जो टाइप ए का आरएनए लिया तो टाइप बी के प्रोटीन ले रहे हैं, टाइप बी का आरएनए लिया तो टाइप ए के प्रोटीन ले रहे हैं। दोनों को मिक्स करके जो हाइब्रिड टोबैको मोज़ेक वायरस बनाया, तो रेड का जो है हमारे पास इसमें था आरएनए और ब्लू का प्रोटीन। यहाँ पर रेड का जो प्रोटीन था और ब्लू का आरएनए था। तो यहाँ पे दोनों को इन्फेक्ट करवाया, तो इन्फेक्ट क्या हुआ, इन्फेक्शन कॉज हुआ। इन्फेक्शन कॉज करके जब उस इन्फेक्शन में से जो हमने वापस से रिकवर किया कि कौन सा टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो हमें यहाँ दिखाई दिया कि आरएनए जो जिस रेड कलर का जो था टाइप ए का था, तो प्रोटीन उसने टाइप ए के बनाए। यहाँ पे आरएनए टाइप बी का था, ठीक है, तो प्रोटीन भी इसने टाइप बी के बनाए। दैट मीन्स जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो जिस टाइप का ट्रांसफर हुआ था उसने अपने टाइप के प्रोटीन्स बना लिए। लास्ट में बता रहे हैं कि द टाइप ऑफ आरएनए इन द हाइब्रिड पेरेंट टोबैको मोज़ेक वायरस डिटरमाइंस द आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ द प्रोजेनी वायरस। जो टाइप ऑफ आरएनए हाइब्रिड का पेरेंट में है वही बताएगा कि प्रोजेनी वायरस में आरएनए और प्रोटीन कौन से होंगे। कंक्लूजन, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास जीन और डीएनए स्ट्रक्चर लेकर जाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट यहीं तक कंप्लीट होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अपने डाउट्स बताएं। थैंक यू।